तो हम लोग प्रजनन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया दो मुख्य विधियां हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक की बात हमने बताया और लैंगिक की बात बताया। ये पौधे जंतु दोनों में होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अब एक प्रजनन की विधि बताने जा रहे हैं। मुख्य प्रजनन की जो विधि हमने बताया था, प्रजनन की विधि है वर्धी विधि द्वारा। वर्धी, इसको हम यहाँ पर एक शब्द रिप्रोडक्शन, जैसा हमने बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या एक शब्द का अर्थ प्रयोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, PROPAGATION, इसलिए इसको हिंदी में हम प्रवर्धन कहेंगे। वर्धी प्रवर्धन, वर्धी प्रजनन भी को गलत नहीं है, लेकिन शब्द यहाँ थोड़ा बदल गया है। वर्धी प्रवर्धन, प्रवर्धन शब्द यहाँ हमने लिख दिया है प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बहुत सी किताबों में आपको वही मिलेगा रिप्रोडक्शन, लेकिन सिलेबस में हमारे दिया हुआ है प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसलिए हम कहेंगे वर्धी प्रवर्धन। इसका मतलब क्या है? पौधे के वर्धी भागों, जड़, तना, पत्ती इत्यादि से स्वतः अथवा कृत्रिम तरीके से नए नए पौधों के निर्माण करने की विधि को वर्धी प्रवर्धन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। हमने बताया दो तरह से होगा, एक होगा प्राकृतिक और एक होगा कृत्रिम। प्राकृतिक माने नेचुरली, अपने से पौधे के किसी भाग, जड़ से, तने से, पत्ती से स्वतः नए नए पौधे बन जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। यहाँ उदाहरण देना है आपको। अब उदाहरण हमने यहाँ दिया है प्राकृतिक, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। इन तीनों का उदाहरण लेके हम पढ़ेंगे। जड़ द्वारा जो उदाहरण दिया है उसके अलावा हम उदाहरण देंगे, लेकिन जो सिलेबस में हमारा उदाहरण दिया गया उस उदाहरण को कंपलसरी देना है। सिलेबस के अनुसार पूरा हम जो बताएंगे यहाँ पढ़ाएंगे, पूरे सिलेबस को ध्यान में रख करके हम बताते चलेंगे। उसी तरह से याद भी करना है। सिलेबस का जो एग्जाम्पल दिया है, जो प्रोसेस दिया है, उसको फॉलो करते हुए, उसके अनुसार चलते हुए एक्स्ट्रा हम उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस में उदाहरण को देना बहुत जरूरी है। तो प्राकृतिक वर्धी प्रजनन में जड़ द्वारा शकरकंद का उदाहरण है, स्वीट पोटैटो। जड़ों पर उसके माने जो शकरकंद है वो फ्लेसी रूट होती है। फ्लेसी माने होती है गुदेदार, गुदे जिसको हम लोग खाते हैं, जड़ को हम लोग खाते हैं, जैसे मूली का जड़, गाजर का जड़, एक जड़ें हैं। तो वो गुदेदार शकरकंद की जो जड़ होती है उसमें अपस्थानी जड़ें निकलती हैं। यहाँ देखो, यहाँ शकरकंद जो ये शकरकंद है, इसमें पुरानी ट्यूबरस जड़, फिर इससे ये नई जड़, ये नया पौधा, इस तरह से बना। जमीन के अंदर है, जड़ें जो हैं ये अपस्थानिक जड़ें हैं, जड़ें अलग अलग नए तरह से ट्यूबरस रूट बनाती चली जाए। इस तरह से शकरकंद जमीन में, थोड़ा मिट्टी हल्की रहती है, बलुई मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह से होता है, जिसको मीठा आलू भी कहते हैं जनरली, लेकिन स्वीट पोटैटो नाम इसका है, शकरकंद। इसका उदाहरण यहाँ दिया गया। तो और भी होता है, डहेलिया पौधा है, उसमें भी जड़ों द्वारा नए नए पौधे। ये पटल जो हम लोग पटल सब्जी में खाते हैं, परवल पटल, वो भी जड़ों द्वारा नया नया पौधा इसका बनता है। बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन शकरकंद देना बहुत जरूरी है। दूसरा है पत्ती द्वारा, प्राकृतिक हो रहा है, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, ये प्राकृतिक। तना द्वारा, इसमें उदाहरण हम लोगों के है जलकुंभी, देख रहे हो पानी में जो तैरता हुआ प्रोटीन पौधा है। वाटर हियासिंथ, वाटर हियासिंथ, HYACINTH, वाटर हियासिंथ। जलकुंभी में देखोगे कि नीचे गुच्छेदार जड़ रहती है, उसको फूला हुआ तना रहता है और उसमें हवा भरी रहती है, जिसे एयरेनकाइमा उसको कहते हैं। पैरेनकाइमा का ही भाग है, कभी पैरेनकाइमा उतर पड़े हैं तो उसमें जब एयर रहती है तो उसको एयरेनकाइमा कहते हैं, और जब क्लोरोफिल उसमें भर जाता है पैरेनकाइमा में, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो एयरेनकाइमा, तो उसकी जड़ें निकली रहती हैं, अपस्थानिक जड़ उसको कहते हैं। और देखोगे एक जलकुंभी अगर पानी में है तो बहुत सारा जलकुंभी धीरे धीरे वर्धी प्रोपगेशन, जो नेचुरली अपने आप
पूरा तालाब भर जाएगा जलकुंभी से, तो उसका वंश विस्तार हो गया। इस तने के द्वारा इसको कहते हैं भूस्तारिका, ऑफसेट, OFFSET, भूस्तारिका तना कहते हैं। जो पानी में रेंग करके ऐसे ऐसे चलता है उसको भूस्तारिका कहते हैं। जल में रहता है, बहुत से पौधे जमीन पर भी, जैसे दूब घास वगैरह देखा होगा, उसका तना ऐसे जो नोड होती है, जहाँ गांठों से दो गांठों के बीच की दूरी को कहते हैं इंटरनोड। पर्व संधि, इसको पर्व संधियों से तने पर पर्व संधि होती है, पर्व होता है, शल्कपत्र होता है, ये विशेषता तने की है। तो उस तने से ऐसे उसको भूस्तारिका, ऑफसेट कहते हैं, उसके तने से निकलता रहता है। उसके अलावा हम आलू, अदरक, ये भूमिगत तने हैं, आलू अदरक तने। आलू पर देखो आँख जो उसकी देख रहे हो, आँख जैसा बना रहता है, वो कलिका है, उस कलिका से नया नया पौधा बन जाता है। अदरक में यहाँ हमने बताया है, ये आलू है, ये अदरक है, अदरक में पर्व संधि है, ये कली है, कली निकल गई और अपने आप जमीन के अंदर बहुत सारा पैसा बन जाए, नेचुरली बन रहा है अपने आप पत्ती द्वारा। वहाँ वाटर हियासिंथ, जलकुंभी का तना में भूस्तारिका, वहाँ उदाहरण देना बहुत जरूरी है। जलकुंभी को भूस्तारिका याद करोगे, ऑफसेट, OFFSET, भूस्तारिका तना जो रेंग करके पानी में ऐसे देखा होगा। पानी फल जिसको सिंघाड़ा बोलते हैं, पानी फल, उसमें भी इसी तरह से होता है, जलकुंभी जैसा है, वर्धी प्रजनन या वर्धी प्रवर्धन होता है। पत्ती द्वारा अजूबा की पत्ती थोड़ी गुद्देदार मांसल होती है, ऐसे ऐसे उसके बहुत से यहाँ ऐसे गड्ढा बना रहता है ना, वहाँ से जड़ें निकल जाती है, अवस्थानिक जड़ें, और ऊपर प्ररोह तना बन जाता है। एक पत्ती से बहुत सारा अजूबा का पौधा बन जाएगा। न मिट्टी में अगर पत्ती पड़ जाए, आपने कुछ करना नहीं, नेचुरली उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकल जाएंगे। एक पौधा बिगोनिया होता है, जिसको एलिफेंट ईयर प्लांट भी कहते हैं। बिगोनिया का नाम, बिगोनिया का पौधा होता है एलिफेंट ईयर, हाथी के कान जैसा पौधा। तो बिगोनिया पौधे में भी पत्ती से जड़ें निकल कर नया नया पौधा बन जाता है। तो यहाँ उदाहरण देते अजूबा जरूर देंगे, ब्रायोफिलम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रायोफिलम। ये तो नेचुरल हुआ, नेचुरल माने अपने आप हो रहा है। इतना हमने उदाहरण जो बताया, जड़ द्वारा, तीनों का उदाहरण देना है, लेकिन जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, ये प्रवर्धन हुआ। अब आइए कृत्रिम तरीके से मनुष्य द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों को अलग अलग तरीके से जोड़कर, काटकर, उसको हम तो 2-3 विधि यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है। कटिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपगेशन। कटिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपगेशन। तो अब कृत्रिम तरीके से हम यहाँ देखेंगे। पहला है कटिंग। पहला कृत्रिम वर्धी प्रजनन का मतलब क्या हुआ? मनुष्य द्वारा पौधे के विभिन्न भागों को पौधे से अलग करके विभिन्न विधियों द्वारा नए नए पौधों को बनाने की विधि, वर्धी प्रजनन की विधि को कृत्रिम वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। प्रजनन भी कहते हैं, कृत्रिम वर्धी प्रवर्धन कहते हैं, प्रोपोगेशन शब्द है। अब यहाँ कटिंग माने कलम करना, कलम लगाना, कलम। इसमें क्या करते हैं, पौधे के तने के टुकड़ों को हम काट लेते हैं, टुकड़े करके नोड माने गांठ वाला भाग काट करके उसको मिट्टी में लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि कटे हुए भाग से जड़ें निकल जाती। कभी कभी कुछ हार्मोन वगैरह भी लगा देते हैं तो शीघ्र जड़ें, जैसे ऑक्सीजन में हमने पढ़ाया था, ऑक्सीजन हार्मोन में अगर डुबा दिया जाए तो शीघ्र रूटिंग की क्रिया उससे होती है। जैसे गन्ना में, गुलाब में, जवा, गुड़हल में ये पौधे काट करके, गन्ने की खेती तो ऐसे किसान करते ही हैं, टुकड़े 3 गांठ के 4 गांठ के टुकड़े काट करके उसको पानी में डुबा देते हैं, रात भर डुबा रहता है, दूसरे दिन उसकी खेत में बुआई हो जाती है। गन्ने की खेती, गुलाब का टुकड़ा काट करके लगा दो, जवा का, गुड़हल जिसको कहते हैं उसका टुकड़ा लगा, ये कटिंग की विधि में उदाहरण लेना है। यहाँ हमने गुलाब कलम द्वारा ये एक बनाया है, छोटा सा चित्र आपको बुझाना चाहिए। दूसरा है, ये तो कटिंग होती, दूसरा है पहली विधि हो गई कृत्रिम में, दूसरा है रोपण, ऐसी विधि, रोपण की विधि, रोपण माने ग्राफ्टिंग इसको कहते हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है वर्धी प्रवर्धन की वह कृत्रिम विधि जिसमें एक ही जाति के 2 भिन्न गुण रखने वाले पौधों को
एक ही जाति का पौधा, दो भिन्न गुण रखने वाले पौधों को एक साथ विभिन्न विधियों से जोड़कर नए नए पौधे को तैयार करने की विधि जो है उसको रोपण कहते हैं। अब रोपण में देखो यहाँ जैसे ये आम में, अमरूद में, ये तुम्हारा अंगूर में, सेब में, ये विधि उदाहरण को देना चाहिए। इसको हम जोड़ते हैं। अब जोड़ने की विधि जैसे यहाँ हमने देखा है पौधा बना हुआ है जड़ सहित है। जो जड़ वाला पौधा रहेगा ना इसको कहेंगे स्टॉक। जड़ सहित जो रहेगा पौधा उसका नाम है स्टॉक। और जो उसके ऊपर जोड़ेंगे उसको सियान, SCION, सियान कहते हैं। एक अब समझो कि मान लो स्टॉक जो है ये अच्छी नस्ल का नहीं है, उसके ऊपर सियान अच्छी नस्ल का जोड़ेंगे। जैसे आम का ही सपोज करो है, एक बिजू आम जो देसी आम जिसको हम लोग बिजू आम छोटा छोटा आम है, उसके ऊपर एक अच्छी नस्ल का आम जो सियान है उसको विभिन्न विधि से ला करके इसको काट दिया यहाँ से। जैसे यहाँ हमने दिखा है काटा हुआ है, काटे हुए भाग को यहाँ तिरछा ऐसे गड्ढा बना के इसमें जोड़ के ऐसे बांध दिया गया। देखो यहाँ बांधा हुआ हमने पट्टी से दिखाया है, ये स्टॉक है, ये सियान है, दो भाग। तो अब इससे थोड़ा नस बदल जाएगी और आश्चर्य करोगे। एक बार मैंने पेपर में दिया था कि लखनऊ में एक व्यक्ति एक ही आम के पौधा मैंने जो जड़ से थे स्टॉक है उस पर 8-10 स्वाद के आम प्राप्त कर लिए। यह है आश्चर्य की बात। ये रोपण की विधि है, बड़ी सुंदर विधि है कृत्रिम वर्धी प्रजनन की। और उसको कई स्वाद का जोड़ करके सियान को ला करके और उसकी शाखाओं को जो फल देने वाला पौधा है, फल देने वाला द्विबीजपत्री पौधे विशेष करके इसमें ज़्यादा विधि उपयोगी है। डाइकोटिलेडनस द्विबीजपत्री में ज़्यादा उपयोगी है रोपण की विधि। अच्छा, अब तीसरी विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन। 3 विधियां आपको पढ़नी है यहाँ। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन शब्द का उपयोग किया गया है यहाँ पर। देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, प्रवर्धन शब्द का उपयोग किया गया है। वर्धी प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, देखो यहाँ आ गया ना सूक्ष्म प्रवर्धन। माइक्रो को तो सूक्ष्म। यह विधि विशेष करके देखा जाता है कि पौधे के किसी ऊतक को, उसके किसी जैसे पत्ती है, उसका कोई तने में से ऊतक है, किसी भाग को उसमें से निकाल करके और एक मीडियम संवर्धन माध्यम होता है। संवर्धन माध्यम को कहते हैं कल्चर मीडियम, अंग्रेजी में कहेंगे संवर्धन माध्यम। उसके टिश्यू को निकाल लिया गया और उसमें हार्मोन वगैरह पोषक पदार्थ डाल दिया गया। पोषक पदार्थ के बर्तन में यहाँ कल्चर मीडियम है जो संवर्धन माध्यम है, उसमें ऊतक को निकाल लिया गया और निकाल करके उसको पोषक पदार्थ जैसे हार्मोन, विशेष करके 2 हार्मोन का नाम याद रखोगे, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। ये दोनों हार्मोन दे करके और उस ऊतक के भाग को क्या किया गया, विकसित किया गया। और विकसित करके कल्चर माध्यम में, चूंकि ऊतक लेकर के विधि बनाई जाती है इसलिए इसको ऊतक कल्चर भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर विधि है, टिश्यू कल्चर विधि भी कहते हैं। ऊतक लिया गया, देखो यहाँ हमने दिखाया है, ये पौधा है, इसका एक पत्ती का भाग है, पत्ती, ये इसका एक ऊतक यहाँ से लिया गया, ऊतक। और ऊतक ले करके इसको पोषक पदार्थ बर्तन में कुछ पोषक पदार्थ घोल वगैरह लिए गए जिसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, हार्मोन वगैरह डाल दिया गया और उस ऊतक को ले करके उससे एक छोटा सा पौधा उसका तैयार किया, उसको कहते हैं कैलस। टिश्यू कल्चर में कैलस बनाते हैं। कैलस तैयार किया गया और कैलस को क्या किए कि फिर आगे उसी कैलस को उस माध्यम में धीरे धीरे करके और बहुत सारे पौधे कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। आजकल ये विधि बड़ी उपयोगी है। फ्लावरिंग प्लांट जो फूल वाले बहुत सारे गुलदस्ता वगैरह में फूल जो लगाए जाते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, इस माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि से बड़े पैमाने पर इस तरह के पौधे, ऑर्किड्स वगैरह के पौधे बहुत ज़्यादा तैयार किए जाते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि से। इस प्रकार हम देखते हैं कल्चर माध्यम में, जिसमें हमने बताया ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, हार्मोन और बहुत से पोषक पदार्थ ऐसे लेकर बर्तन में यहाँ तैयार किया जाता है। जो सूक्ष्म पौधा तैयार किया जाता है उसको कहते हैं प्लांटलेट। सूक्ष्म पौधा जो तैयार किया जाएगा ना, प्लांटलेट, ऐसे नाम उसका दें। प्लांट जो पौधा है, लेट, ये सूक्ष्म पौधे को प्लांटलेट कहते हैं। प्लांटलेट इस पौधे को माध्यम में तैयार करके और बाहर ले जा करके लगा करके
बहुत सारे पौधे तैयार कर दिए गए। इस प्रकार माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर, जैसे जैसे सुना होगा क्लोन, क्लोन तैयार किया जाता है ना, तो एक शरीर से सेल कोशिका ऊतक निकाल करके और उसको माध्यम दे करके और हूबहू उसी जैसा बना दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्धी प्रजनन या वर्धी प्रवर्धन प्रोपगेशन बड़ा लाभदायक है। इसमें ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं बनता, फल नहीं होता, उन पौधों की वंश वृद्धि आसानी से इस विधि द्वारा की जा सकती है, बहुत आसानी से की जा सकती है। दूसरी चीज़ है कि कम समय में, ये बड़ा कम खर्चीला, खर्च इसमें ज़्यादा नहीं पड़ा, कम समय में बहुत ज़्यादा पौधे इससे तैयार किए जा सकते हैं और ये आसान भी है, इसमें समय भी कम लगता है। अब अंत में थोड़ा सा इसका लास्ट हिस्सा हम देखें। यहाँ तो हमने बताया ये, अब एक थोड़ा इसमें तुमको जानना है, इसी में अब जानना है थोड़ा सा, इसको हम लोग जानेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये फर्न के पौधे में, फर्न के पौधे में पीढ़ी एकांतरण, इसका हो गया अल्टरनेशन। ये उदाहरण फर्न का पौधा दिया गया, मॉस फर्न पौधे में ऐसा होता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या, पीढ़ी एकांतरण क्या है? जैसा कि मैं बता रहा था, जब मियोसिस विभाजन मैंने पढ़ाया तो हमने बताया कि यह विभाजन, मियोसिस जो है, कुछ पौधों का जीवन चक्र, कुछ पौधे या जंतु दोनों का, यहाँ पौधे का उदाहरण लेकर के हमारे सिलेबस में है, कुछ पौधे और जंतु का जीवन चक्र 2 पीढ़ियों में पूरा होता है। एक पीढ़ी में कंप्लीट नहीं होगा, 2 पीढ़ियों में पूरा होता है। एक पीढ़ी हैप्लॉइड होती है जिसको गैमेटोफाइट कहते हैं, और दूसरी पीढ़ी डिप्लॉइड होती है जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का निर्माण और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट के बनने की क्रिया को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब यहाँ फर्न के पौधे को, फर्न का पौधा जो है ये स्पोरोफाइट है, फर्न का जो पौधा है ये क्या है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है, यानी ये द्विगुणित पौधा, इसको हम 2 यानी यहाँ लिख सकते हैं, डिप्लॉइड है। फर्न के पौधे में इसका जो पौधा मुख्य होता है वो स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट में फर्न के पौधे पर स्पोरोफिल बनते हैं, यही तुमको बनाना होगा इस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरह से स्पोरोफिल, हिंदी में हम लिख रहे हैं, स्पोरोफिल बनते हैं। स्पोरोफिल पत्तियों पर, फर्न की पत्तियों पर, पत्तियाँ जो होती है ना, बीजाणु पर्ण उसको कहते हैं स्पोरोफिल, स्पोर माने बीजाणु होता है हिंदी में, स्पोरोफिल फर्न की पत्तियों पर स्पोरोफिल होते हैं, जिसमें स्पोरेंजियम होते हैं। देखो स्पोरोफाइट है पौधा, ध्यान से देखो, स्पोरोफाइट है फर्न का पौधा, डिप्लॉइड मुख्य पौधा स्पोरोफिटिक होता है। तो इसमें स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल होते हैं जिसमें स्पोरेंजियम लगा रहता है, स्पोरेंजियम पाया जाता है। इस स्पोरेंजियम में स्पोर मातृ कोशिका, देखो हमने बताया था कि मियोसिस विभाजन बीजाणु मातृ कोशिका, स्पोर मदर सेल, तो यहाँ पर वही बात मैं बता रहा हूँ, मियोसिस विभाजन की जरूरत पड़ती है इसमें। तो इसमें बनते हैं, स्पोरेंजियम में स्पोर मातृ कोशिका होती है, इसमें स्पोरेंजियम में स्पोर मातृ कोशिका होती है। स्पोर मातृ कोशिका में विभाजन होता है मियोसिस, हिंदी में ही लिख रहे हैं, माने अर्धसूत्री, हिंदी तो इसकी अर्धसूत्री होती है, मियोसिस हम लिख रहे हैं। मियोसिस विभाजन होता है, तो स्पोर मातृ कोशिका में मियोसिस जब विभाजन होगा तो क्या बनेगा, स्पोर। अब समझ लो, अब जब मियोसिस विभाजन होगा, ये मियोसिस, तो स्पोर तो हो गया हैप्लॉइड, ये यन से हो गया। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे कर रहे हैं। अब ये हो गया फर्न पौधा, एक पीढ़ी, स्पोरोफाइट पीढ़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मियोसिस विभाजन हुआ, स्पोर बना, तो स्पोर से इसमें एक रचना बनती है जिसका नाम है प्रोथैलस, प्रोथैलस नामक रचना बनती है। ये स्पोर में
स्पोर पर प्रोथैलस नामक रचना बनती है। इस प्रोथैलस में दो चीजें होती हैं, एक का नाम है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम ये मादा भाग होता है, ये मादा भाग होता है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। और एक होता है एंथ्रीडियम, एंथ्रेडियम ये नर भाग होता है, इसका नर भाग होता है एंथ्रीडियम और मादा भाग होता है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में बनता है अंड कोशिका, अंड कोशिका। देखो इसमें बनता है अंड कोशिका। और एंथ्रीडियम बनते हैं एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रीडियम, एंथ्रेजॉइड्स ये नर भाग है, नर भाग इसका है, ये मादा भाग है। फल का पौधा में गैमेटोफाइट गैमेट बनेंगे, स्पोरोफाइट स्पोर बनेंगे, यही जानना है दोनों की, तब जाकर के पूरा पौधा का जीवन चक्र पूरा होगा, आधे से नहीं होगा। तो आर्चिगोनियम ये मादा भाग है जिसमें बनती है अंड कोशिका, एंथ्रीडियम ये नर भाग है, इसमें बनते हैं एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड जैसे हम लोगों में मनुष्य पुरुषों में शुक्राणु है, शुक्राणु स्पर्म, एक तरह का स्पर्म भी आने से गलत नहीं होगा। अगर इसको हम एंथ्रोजॉइड को स्पर्म लिखे, जैसे अंड कोशिका हमने लिखा ना, तो इसमें हम शुक्राणु लिखे तो स्पर्म लिखे तो गलती थोड़े होगा, वही उसका स्पर्म हो गया एक तरह का। एंथ्रोजॉइड्स लंबा नाम है, आसान हमने बता दिया एंथ्रोजॉइड्स। अब दोनों में, इन दोनों में क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी, यहाँ लिख देंगे निषेचन, इसी तरह से बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। अब निषेचन की जब क्रिया होगी, दोनों में निषेचन होगा तो इससे बनेगा, अब देखो, अब यहाँ तक तो तुम्हारा हेप्लॉइड होगा। अब इसको हम कहेंगे, यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको हम लिख देंगे गैमेटोफाइट। इसको क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। यहाँ गैमेटोफाइट लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ये यन होगा। अगर यहाँ यक्स लिखेंगे, 2x लिखेंगे तो यहाँ यक्स लिख देंगे, कोई तो डिनोट करना है, प्रदर्शित करने के लिए ऐसा दिखाते हैं। डिप्लॉयड कोशिका है ये, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड पौधा है, गैमेटोफाइट इस ये हेप्लॉयड है, क्योंकि गैमेटोफाइट में गैमेट बनेंगे, स्पोरोफाइट में स्पोर, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम होगा, ये ध्यान देना है। अब गैमेटोफाइट में गैमेट बनेंगे, तो गैमेट नर और मादा दो होते हैं, तो ये नर गैमेट हुआ, ये नर गैमेट हुआ एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स के अंदर एंथ्रोजॉइड्स नर गैमेट, अंड कोशिका मादा गैमेट हो गए। दोनों नर और मादा गैमेट में क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनेगा, ऊ स्पोर बनेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, OOSPORE, ऊ स्पोर बनेगा। और ऊ स्पोर से बनेगा भ्रूण, भ्रूण का मतलब इम्ब्रियो, और यही इम्ब्रियो अंकुरित होकर नया फल का पौधा बना देगा। एक बार फिर से इसको ध्यान से सुन लीजिए, एक बार ध्यान से सुनने पर समझ में खूब बढ़िया सा आ जाए, और इसको बना जाओगे जैसे जब मैं बता रहा हूँ उसे बनाना है, बनाना बहुत जरूरी है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है, कुछ पौधे और जंतुओं का जीवन चक्र, पूरा लाइफ साइकिल 2 पीढ़ियों में पूरा होता है, जिसमें एक पीढ़ी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है और दूसरी पीढ़ी गैमेटोफाइट हेप्लॉयड होती है। इन दोनों पीढ़ियों के एक के बाद एकांतर रूप में चलते रहने के द्वारा ही इसको हम कहते हैं पीढ़ियों का एकांतरण, अल्टर करना, अल्टर एक के अंतर, एकांतर माने एक के अंतर पर, एक अंतर माने स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, एक अंतर हो रहा है, एकांतरण कहते हैं पीढ़ियों का एकांतरण। फल का मुख्य पौधा जो होता है, मांस और फल दोनों में फल का मुख्य पौधा जो होता है स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉयड होता है। इस फल के पौधे में स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड पौधा होता है उसमें इसकी पत्तियों पर स्पोरोफिल बीजाणु पर्ण, बीजाणु पर्ण मान पत्ता, बीजाणु स्पोर मान बीजाणु, हिंदी में कहेंगे बीजाणु को स्पोरोफिल आप लिख सकते हो, स्पोरोफिल में लिखा, स्पोरोफिल इसकी फल की पत्तियों में पाया जाता है। उस स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मातृकोशिका होती है।
बीजाणु मातृकोशिका, हिंदी में आप क्या कर सकते हो, स्पोर माने बीजाणु मातृकोशिका, स्पोर मातृकोशिका लिख सकते हैं, स्पोर मदर सेल। उस स्पोर मदर सेल में मियोसिस विभाजन, ह्रास विभाजन होता है। जब स्पोर मदर सेल में ह्रास विभाजन होता है तो स्पोर बनता है। जैसे स्पर्म मातृकोशिका, अंडाणु मातृकोशिका, ये दोनों होती है तो डिप्लॉयड होगी। उनमें जब मियोसिस विभाजन होगा तो शुक्राणु बनेगा, अंडाणु बनेगा। ठीक स्पोर मातृकोशिका में जब मियोसिस विभाजन होगा तो क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, बीजाणु बनेगा। ये स्पोर बन गया स्पोर, इसको बीजाणु आप कह सकते हो, कोई बात नहीं, बीजाणु कह सकते हो। जैसे हमने बताया वर्धी प्रोपेगेशन को हम लोग हिंदी में कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। वर्धी अभी पढ़ा रहे थे ना, वर्धी प्रोपोगेशन, उसको हम कायिक, कायिक माने शरीर, पौधे का शरीर है, तो उस तरह से यहाँ बीजाणु हिंदी में कहते हैं स्पोर। स्पोर डिप्लॉयड हो गया। यहाँ तक अभी स्पोर मातृकोशिका डिप्लॉयड है, 2n है, इसमें मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड स्पोर बन जाएगा। ये हैप्लॉयड स्पोर से स्पोर जो है अंकुरित होगा तो बन जाएगा प्रोथैलस। स्पोर अंकुरित होगा तो क्या बनेगा, प्रोथैलस। एक रचना बनती है, उसका नाम है प्रोथैलस। इस प्रोथैलस में दो चीजें पाई जाएंगी, एक होगा एंथ्रीडियम, दूसरा होगा आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रेजॉइड्स बनेंगे। एंथ्रेजॉइड्स नर जनन की इकाई हैं। आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल, अंड कोशिका बनेगी। एंथ्रीडियम नाम है, एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेगा, एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रेजॉइड्स, जिसको हमने बताया शुक्राणु कहते हैं। ये यहाँ हमने इस पर लिख दिया है, शुक्राणु कह सकते हैं, लेकिन एंथ्रेजॉइड्स ही फल के पौधे में कहते हैं हम। ये नर भाग है, नर जनन की इकाई है। और मादा में क्या होगा, आर्चिगोनियम में बना अंड कोशिका, एग सेल, दोनों में निषेचन होगा, दोनों में निषेचन होगा। तो यहाँ जो स्पोर बना ये हैप्लॉयड है और गैमिट ये बन रहे हैं एंथ्रेजॉइड्स, स्पर्म और अंड कोशिका, ये दोनों का है। ये नर गैमिट है, ये मादा गैमिट, इसलिए इसका नाम है गैमिटोफाइट। अब ये दोनों में निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन, तो दोनों एंथ्रेजॉइड्स माने के निषेचन से अंड कोशिका को निषेचन हुआ इसके द्वारा, तो बन गया ऊ स्पोर डिप्लॉयड हो गया। इसलिए इस लाइन के ऊपर अब डिप्लॉयड चला जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा यहाँ तक ये डिप्लॉयड हो गया, ऊ स्पोर डिप्लॉयड हो गया। ऊ स्पोर से अंकुरित होकर के भ्रूण बनता है और भ्रूण से नया फल का पौधा बन जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं यहाँ फल के पौधे में स्पोरोफिल से स्पोर मातृकोशिका यहाँ जहां तक बनता है, यानी निषेचन का ऊ स्पोर से लेकर और स्पोर मातृकोशिका तक के जेनरेशन को स्पोरोफाइट कहते हैं। और बीजाणु से लेकर और स्पोर बनने के पहले तक, ऊ स्पोर बनने तक के पीढ़ी को गैमेटोफाइट कहते हैं। इस प्रकार स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का चक्र चलते रहने को हम लोग पीढ़ियों का एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। बस।